हेलो एवरीवन। और आज का हमारी जो क्लास है वो बायोकेम 311 फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड की। क्या न्यूक्लिक एसिड होता है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसका क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और डीएनए का स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसकी केमिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, और इसकी ए, बी और जेड डीएनए ये क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे, और जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड होता क्या है ये जानना पहले आपको ज़रूरी है कि तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, एक केमिकल कंपाउंड होता है, नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड। ये केमिकल का कंपाउंड होता है। उसमें क्या होते हैं केमिकल कंपाउंड, वो कौन कौन से हैं, उसमें नाइट्रोजन बेस, वो बेसिस हो गए, और हमारा फास्फेट ग्रुप हो गया, और शुगर। तो ये इसके केमिकल कंपाउंड है। दैट इज कैपेबल इज बीइंग ब्रोकन डाउन द यील्ड ऑफ फास्फोरिक एसिड। और ये कैपेबल होता है कि ये ब्रोकन डाउन, ये ब्रोक डाउन कर सकता है यील्ड किसकी, फास्फोरिक एसिड की, शुगर की, और ऑर्गेनिक बेसिस जो हमने बताया कि ये। और ये क्या होता है, इसमें फास्फोरिक एसिड हो गया, शुगर होगी, फास्फोरिक एसिड होगी, शुगर होगी, और ये हमारे बेसिस। इसका ही ये क्या है केमिकल, ये किसके केमिकल है, न्यूक्लिक एसिड के। इसका ये कंपाउंड होता है, इनके जुड़ने से ये बना होता है। और नाइट्रोजन ये बेसिस जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्यूरिन और पैरामिडिन्स। तो प्यूरिन और पैरामिडिन्स होते हैं, ये बेसिस होते हैं। फिर इसके बाद न्यूक्लिक एसिड आर द मेन इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल। और ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसमें क्या होती है, ये इंफॉर्मेशन रखता है किसकी, सेल की मेन इंफॉर्मेशन रखता है। एंड वाई डायरेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और ये किसके द्वारा, जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और प्रोटीन सिंथेसिस में ये भाग लेते हैं। इसमें न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होता है, डीएनए और आरएनए होते हैं। ये इससे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। एंड दे डिटरमाइन द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी लिविंग थिंग्स। और ये डिटरमाइन इसके द्वारा और ये माप सकते हैं जो भी इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, वंशानुगत जो लक्षण होते हैं उनको ये माप सकते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कोई भी हो उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म। और न्यूक्लिक एसिड मेनली दो प्रकार के होते हैं। इसकी जो क्लासेस हैं वो उसमें दो हैं, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज द मास्टर ब्लूप्रिंट ऑफ द लाइफ, कॉन्स्टिट्यूट द जेनेटिक मटेरियल इन आर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट वायरसेस। तो डीएनए क्या है, डीएनए मेन जेनेटिक मटेरियल है किसका, आल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और उसमें कुछ मोस्ट वायरसेस होते हैं उनमें भी होता है। और जो आरएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्टली वायरसेस में, वायरस होते हैं उनमें होता है। द आरएनए जेनेटिक मटेरियल ऑफ सर्टेन वायरसेस व्हाट इज आल्सो फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स। लेकिन ये सभी लिविंग सेल्स होती हैं उनमें पाया जाता है। वेयर इट इज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सर्टेन प्रोसेस सच एज द मेकिंग ऑफ प्रोटीन्स। ये सबसे बड़ा जो रोल होता है आरएनए का वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ये आरएनए। तो आरएनए जो है सभी लिविंग सेल में प्रेजेंट होता है। तो ये फर्स्ट और सेकंड स्लाइड में हमारी बात हो गई कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो ये आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या और इसके कार्य क्या है, इसके मतलब इसके क्या कार्य है, ये क्या क्या वर्क करता है। जैसे इन्फॉर्मेशन होती है इस न्यूक्लिक एसिड की और ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। जैसे आरएनए है, जितने भी लिविंग सेल्स होती हैं उनमें सब में प्रेजेंट होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और डीएनए जो है वो क्या है, मेन जेनेटिक मटेरियल है। और इससे डीएनए ही द्वारा हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की या प्लांट्स की हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स जो उनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी न्यूक्लिक एसिड की बात और इसके वर्क। फिर आती है हमारी डीएनए। तो इस टॉपिक में आपके डीएनए और आरएनए दो हैं। तो आज के टॉपिक में हम बात कर रहे हैं डीएनए की संरचना पे, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए क्या है, कोशिका में केंद्रक होता है। तो कोशिका में जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक में
गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिनमें जीन होते हैं। तो हमारी जो सेल होती है, तो सेल में वो होता है न्यूक्लियस होता है, और उसमें केंद्रक होता है। इस केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, जो न्यूक्लियस होता है उसमें हमारे क्या होते हैं, फिर गुणसूत्र होते हैं मतलब क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम में क्या होते हैं, जीन होते हैं। और जीन क्या है, आनुवांशिक सूचना के वाहक होते हैं। जीन के द्वारा ही हमारी जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, वो उसके जो आनुवांशिक सूचना होती है, जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन जो होती है, वो उसके वाहक होते हैं। और जीन स्वयं डीएनए का छोटा खंड होते हैं। और ये जीन क्या होते हैं, डीएनए का स्मॉल पार्ट होते हैं। जीन इज़ द स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए। और जीवाणुभोजी जो बैक्टीरियोफाज 174 होता है, उसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं जो बैक्टीरियोफाज 174 होता है। और बैक्टीरियोफाज लैम्डा में 48502 क्षार युग्म मतलब बेस पेयर। जीवाणु इस्चेरेशिया कोलाई में 6.6 4.6 × 10⁶ क्षार युग्म बेस पेयर। व मनुष्य में अगुणित डीएनए में कितने 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं इनमें। तो ये बात हो गई हमारे एक डीएनए की संरचना का थोड़ा सा परिचय की बात हो गई। फिर आती है डीएनए की भौतिक संरचना। तो डीएनए की जो भौतिक संरचना उसके बारे में बात करेंगे हम। तो डीएनए अणु त्रिविमीय होते हैं और 2 रज्जुक स्ट्रैंड मतलब डबल स्ट्रैंडेड से बना होता है। डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन कुछ केसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है, जो कि एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित होते हैं। और अल्टमान ने इनको न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। तो डीएनए हमारा क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। और इसमें जो कि एक दूसरे से चारों ओर से कुंडलित होते हैं। और अल्टमान ने इनको न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया, न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। जो अल्टमान साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। और फ्रैंकलिन और विल्किंसन ने डीएनए के एक्स किरण विवर्तन के अध्ययन से यह दर्शाया कि डीएनए द्विकुंडलित होता है। और उसके बाद फ्रैंकलिन और विल्किंसन ने एक्सरे द्वारा उन्होंने ये बताया कि जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। फिर 1953 में जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक को डीएनए की संरचना की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इसी के लिए उन्हें 1953 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए, उन्होंने खोज की थी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। वाटसन और क्रिक मॉडल के अनुसार, इनके अनुसार डीएनए अणु 2 कुंडलियों मतलब डबल हेलिक्स। उसमें क्या होता है कि डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, डबल कुंडलित होता है। इसमें एक स्ट्रैंड ये हो गया और दूसरा स्ट्रैंड ये हो गया। तो ये क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इनके अनुसार डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स से निर्मित होता है, जिसमें डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, जिसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं। देखो एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक स्ट्रैंड ये हो गया, एक स्ट्रैंड ये हो गया। तो ये डीएनए जो है इनके अनुसार 2 स्ट्रैंड द्वारा बने हुए होते हैं। दोनों स्ट्रैंड प्रति समांतर रूप में रहते हैं। और ये जो भी दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो कैसे समांतर रूप में रहते हैं, जिसका आशय यह हुआ कि एक स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में, और जैसे ये 5 प्राइम 3 प्राइम, तो 5 प्राइम और 3 प्राइम। तो एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होता है और दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ होता है, दिशा में होता है। और 3 प्राइम व 5 प्राइम का आशय है उन कार्बन परमाणुओं से है जिससे फास्फेट समूह जुड़े रहते हैं। इसमें जो फास्फेट समूह होते हैं वो जुड़े रहते हैं। फिर आती है पेंटोस शर्करा।
ये जो न्यूक्लियोटाइड की बात हमने की थी, तो न्यूक्लियोटाइड के जो कंपाउंड हैं, न्यूक्लिक एसिड के जो कंपाउंड हैं, तो वो हैं जैसे पहली आती है पेंटोज शर्करा, 5 कार्बन शर्करा होती है, इसमें 5 कार्बन के अणु होते हैं, ये 5 कार्बन युक्त कार्बोहाइड्रेट है। इसे डीऑक्सीराइबोज शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि राइबोज शर्करा के दूसरे कार्बन पर OH हाइड्रोक्सिल की जगह पर केवल एक ही हाइड्रोजन का अणु पाया जाता है इसमें, इसीलिए हम इसको डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहते हैं। इसमें β2 डीऑक्सीराइबोज शर्करा भी कहते हैं, इसको हम β2 डीऑक्सीराइबोज शर्करा भी कहते हैं। तो पेंटोज शर्करा में 5 कार्बन हो गए और डीऑक्सीराइबोज शर्करा, और इसीलिए इसे हम डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहते हैं। और डीऑक्सीराइबोज शर्करा क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि राइबोज शर्करा का जो दूसरा कार्बन होता है, तो जो दूसरा कार्बन होता है इस पर, तो उसमें क्या होता है, दूसरे कार्बन पर -OH की जगह पर ये केवल हाइड्रोजन पाया जाता है, मतलब एक ऑक्सीजन का अणु इसमें नहीं होता है, तो इसको β2 डीऑक्सीराइबोज शर्करा भी कहते हैं इसको। फिर आता है नाइट्रोजन क्षार या नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस ये 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पैरामिडिन। तो प्यूरिन में क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन भी 2 तरीके का होता है इसमें, जिसमें एक एडेनिन होता है और एक ग्वानिन होता है। ये नाइट्रोजन युक्त 2 रिंग से बनी होती हैं, 2 वलय से बनी होती है, जिसमें एक हेक्सा वलय जिसे पैरामिडिन वलय कहते हैं, तथा दूसरी वलय पेंटा वलय होती है जिसे इमिडाजोल वलय कहते हैं। वलय का मतलब रिंग को हम बोलते हैं वलय। जैसे एडेनिन और ग्वानिन का यहाँ पे बताया, जैसे ये हेक्सा हो गया, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 वलय हो गया। और उसके बाद ये 6 वलय वाला होता है, ये मतलब इसमें 6 वो होती है, तो ये 6 वलय का होगा। और इसके बाद ये जिसमें 5 होती हैं ये सिराएं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमिडाजोल। दूसरी वलय पेंटा वलय होती है जिसमें इमिडाजोल वलय कहते हैं, इसको हम इमिडाजोल वलय कहते हैं। एडेनिन तथा ग्वानिन प्यूरिन क्षार के अंतर्गत आते हैं, और एडेनिन और ग्वानिन जो है प्यूरिन के अंदर आते हैं। जो ये हमारी बात हो गई नाइट्रोजन क्षार जिसमें प्यूरिन। फिर आता है हमारा पायरिमिडिन। फिर पायरिमिडिन में क्या होता है, इसमें 3 होते हैं, इसमें 3 होते हैं पायरिमिडिन में, थाइमिन, फिर साइटोसिन और एक होता है यूरेसिल। तो ये 3 तरीके के क्षार हो गए इसमें पायरिमिडिन में। इनमें केवल एक वलय होता है, वो भी होता है हेक्सा, जिसमें 6 होती हैं। ये 6 रिंग वाला होता है, इसको हम हेक्सा कहते हैं। पायरिमिडिन वलय पाई जाती है, इसमें थाइमिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल सम्मिलित होते हैं इसमें। और पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजन क्षार ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड द्वारा जुड़कर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। तो जो आपके टॉपिक में एक है ना कि न्यूक्लियोसाइड की, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड किससे बनते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड। तो ये न्यूक्लियोसाइड की डेफिनेशन होगी, अगर आता है पेपर में कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजन क्षार ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़कर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है साइटोसिन और थाइमिन का, ये है थाइमिन का और ये है साइटोसिन का। तो इसमें ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन बेस तो इसमें दिए हुए हैं सब। फिर आता है फॉस्फेट समूह। तो इसके बाद आता है हमारे फॉस्फेट समूह। तो ये H3PO4 से प्राप्त होते हैं। न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिक अम्ल से फास्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। और अगर आपको न्यूक्लियोटाइड आता है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड
तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये H3PO4 से बनते हैं। न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेरिक अम्ल से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़कर, यहाँ से बंध से जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड हो गया, न्यूक्लियोसाइड और वो जब फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, फिर न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं। पेंटोस शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार प्लस फास्फेट समूह। तो ये हमारा फास्फेट समूह हो गया। पीछे जो स्लाइड थी उसमें पेंटोस शर्करा, फिर नाइट्रोजन क्षार जो आ गए, बेस आ गए प्यूरिन और पैरामिडिन, और प्लस फॉस्फेट समूह। तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। तो ये डेफिनेशन हो गई न्यूक्लियोटाइड की। तो ये इस उदाहरण के साथ आप लिख सकते हैं पेपर में, अगर आता है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, जैसे ये न्यूक्लियोसाइड हो गया और ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। फिर उदाहरण है इसके, जैसे डीऑक्सी एडेनिलिक अम्ल, डीऑक्सी ग्वानिलिक अम्ल, डीऑक्सी टीडिलिक अम्ल और डीऑक्सी थाइमिडिलिक अम्ल। तो ये इसके उदाहरण हो गए, एग्जाम्पल। फिर आता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉली माने होता है बहुत, मतलब एक से अधिक। पॉली मीन्स जहाँ पे पॉली आ जाए तो मतलब समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा की बात हो रही। तो दो न्यूक्लियोटाइड जब आपस में 3' to 5' पर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में 3 से 5' की तरफ जो फास्फोडाइएस्टर होता है उसके बॉन्ड द्वारा जब जुड़ते हैं दो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और कई न्यूक्लियोटाइड जब आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, लेकिन जब कई न्यूक्लियोटाइड जब फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, जब वो कई न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा, तो वो सब जुड़कर क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के प्यूरिन तथा पैरामिडिन एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा कुंडलित होकर डीएनए बनाते हैं। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में क्या होते हैं, प्यूरिन और पैरामिडिन होते हैं, हमारे जो बेस पेयर होते हैं वो, और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गए, और शुगर, वो सब मिलकर वो क्या बनाते हैं, डीएनए का निर्माण करते हैं। जैसे ये हमारा डीएनए है, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ऐसी साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, एडेनिन, ऐसे करके ये जुड़ जाते हैं। और इसमें जो जुड़ते हैं वो किसके द्वारा जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। ये इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा होती है। और एडेनिन थाइमिन से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, तथा ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। तो इसमें जो एडेनिन और थाइमिन होता है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। एडेनिन थाइमिन से 2 द्वारा ATGC। तो इसमें ATGC। तो इसमें क्या होता है, एडेनिन थाइमिन से इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 3। इसमें 3 होते हैं। ये 3 द्वारा जुड़ा होता है और वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड और शर्करा यहाँ पे जुड़ी है, तो ये क्या हो गई, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गई है, कि एग्जाम्पल है पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर का। फिर आती है डीएनए की भौतिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए अणु त्रिविमीय होता है और ये डबल स्ट्रैंड से बना होता है, जो कि एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित होते हैं। और ये उसके लिए उन्हें पुरस्कार दिए जाते हैं। वाटसन और क्रिक को उन्होंने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को बताया था, वो बनाया था। फिर इसके जो फीचर्स हैं कुछ डीएनए के, वो हम बता रहे हैं आपको। जैसे डीएनए अणु 2 कुंडलियों डबल हेलिक्स से निर्मित होते हैं, जिसमें डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं। दोनों स्ट्रैंड प्रति समांतर रूप में होते हैं, जिसका आशय यह हुआ कि
स्ट्रैंड में न्यूक्लियोसाइड का अनुक्रम 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में और दूसरे स्ट्रैंड में 3 प्राइम से 5 प्राइम की दिशा में कार्बन परमाणुओं से जुड़ा, जिससे फास्फेट समूह जुड़े रहते हैं। और कुंडली जो हेलिक्स होता है उसका आधार शर्करा फास्फेट से निर्मित होता है। जो शर्करा फास्फेट होती है, शुगर और फास्फेट होती है, उससे उसका जो बेस होता है वो बना होता है, आधार उसका बना होता है। और नाइट्रोजन 4 शर्कराओं से संलग्न होते हैं और उससे जो नाइट्रोजन 4 जो बेस पे नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये शर्करा से मिलते हैं, ये शर्करा द्वारा शर्करा से मिले संलग्न होते हैं और दोनों स्ट्रैंड के 4 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। और जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो उनके जो है स्ट्रैंड किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे ये आप देख रहे होंगे कि 30 एंगस्ट्रॉम और ये 80 एडेनिन व थाइमिन के बीच, एडेनिन और थाइमिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 और ग्वानिन व साइटोसिन के बीच में, ग्वानिन और साइटोसिन जैसे एडेनिन 80 तो इसमें कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन तो इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इनके द्वारा जुड़े रहते हैं और इनके ही द्वारा दोनों स्ट्रैंड जुड़ जाते हैं। जैसे ये स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड ये ऐसे, तो ये जुड़े रहते हैं किसके द्वारा, एडेनिन और थाइमिन से जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, और ग्वानिन जो है साइटोसिन से वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। और एक डीएनए कुंडली में एक पूरा कुंडलीय घुमाव 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि एक घुमाव, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ एक घुमाव, ये यहाँ पे पूरा हुआ, तो ये इसके कितनी लंबाई होती है, इसमें 34 एंगस्ट्रॉम की होती है लंबाई इसकी। और इस पूरे घुमाव में 10 क्षार युग्म होते हैं। इसमें पूरे में कितने होंगे, 10। जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो गए तो 5 दूनी 10 हो गए, तो इसमें पूरे में 10 जो हैं क्षार होते हैं। और प्रत्येक क्षार युग्म परस्पर 3.4 एंगस्ट्रॉम दूरी से पृथक्कृत होते हैं। और एक इनमें जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। एंड दोहरे कुंडलीय डीएनए अणु का व्यास 2 नैनोमीटर होता है और इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम। जैसे इनके बीच में जो ये व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है या 2 नैनोमीटर। और वाटसन व क्रिक मॉडल इस बात की भलीभांति व्याख्या करता है कि किस प्रकार अणु डीएनए के 2 स्ट्रैंड प्रतिकृति रेप्लिकेशन व ट्रांसक्रिप्शन के दौरान पृथक होकर पुनः कुंडलित हो सकते हैं। और जब बात करेंगे कि हम जब रेप्लिकेशन और अगर टॉपिक होता हमारा रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, तो उसमें हम दिखाते हैं कि डीएनए कैसे अलग होता है सिंगल स्ट्रैंड में और फिर दोबारा कैसे जुड़ता है, तो वो बात आगे की है उसमें रेप्लिकेशन में और ट्रांसक्रिप्शन में। तो जैसे ये नाइट्रोजन बेस एडेनिन ग्वानिन ये जुड़े रहते हैं, बेस पेयर ये यहाँ पे इसके द्वारा जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, तो ये मेजर ग्रुप होता है। मेजर ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा होता है, यहाँ पे घुमाव जब डीएनए टर्न लेता है ना तो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा होता है, तो वो होता है मेजर ग्रुप। और माइनर ग्रुप क्या होता है, जहाँ पे डीएनए जब टर्न लेता है वहाँ पे छोटा होता है, एक जगह होता है, मतलब ज़्यादा घुमाव होता है तो यहाँ पे ज़्यादा स्पेस होता है ये, लेकिन यहाँ पे कम स्पेस होता है। ये 2 क्या होते हैं, मेजर और माइनर ग्रुप होते हैं। और ये क्या है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये बैकबोन जो बनी होती है किसकी बनी होती है, शुगर और फॉस्फेट की। और दोनों स्ट्रैंड में क्या होती हैं, बेस लगे रहते हैं, एडेनिन ग्वानिन और
थायमिन और साइटोसिन ये लगे रहते हैं इसमें, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, जिससे कि दोनों स्ट्रैंड जो है जुड़े रहते हैं। जैसे यहाँ पे ये खुला हुआ सीधा स्ट्रैंड दिखाया गया, और ये स्ट्रैंड क्या होता है, एक उसका 3 to 5 प्राइम होता है, दूसरा हिस्सा 3 प्राइम to 5 प्राइम होता है। तो डीएनए इज ए double stranded helix, that is each DNA molecule is comprised 2 biopolymer strand coiling around each other from a double helix structure, and these 2 strands are called polynucleotides, as they are made simpler monomer units called nucleotides, or each strand has 5 prime end to 3 प्राइम एंड, और प्रत्येक स्ट्रैंड क्या होगा 5 प्राइम स्ट्रैंड से 3 प्राइम स्ट्रैंड की तरफ होगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन हम पहले आपको बता ही चुके हैं सारी हिंदी में। एंड द स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल, और ये स्ट्रैंड क्या होते हैं, एक के दूसरे की मतलब एंटी पैरेलल होते हैं। जैसे एकदम ये ऐसे होगा तो इसका मान लो यहाँ पे, तो ये किसका होगा, ये एंटी पैरेलल होगा। जैसे ये 3 प्राइम to 5 प्राइम है ये वाला स्ट्रैंड हमारा, तो ये इसके ठीक एंटी पैरेलल होगा कि ये 3 प्राइम to 5 प्राइम होगा ये एकदम। तो ये एंटी पैरेलल नेचर होता है डीएनए का, और मीनिंग दैट वन स्ट्रैंड रन्स इन 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन वाइल द अदर स्ट्रैंड रन्स ए 3 प्राइम to 5 प्राइम डायरेक्शन, एंड द 2 स्ट्रैंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये दोनों स्ट्रैंड, जैसे हमने पहले बताया कि दोनों स्ट्रैंड किससे जुड़े रहते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं टू ईच अदर, एंड बेसिकली द डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। और ये किसके द्वारा, किसका कंपोज है, ये किसका बना है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड द्वारा बना होता है डीएनए। एंड द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड टुगेदर बाय 3 प्राइम to 5 प्राइम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं उनसे ये लिंक्ड होता है। एंड द नाइट्रोजनस बेस दैट कंपोज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इंक्लूड एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। और जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें क्या होता है, इंक्लूड एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और ग्वानिन। और इसमें यूरेसिल नहीं होता है। यूरेसिल किस में होता है, आरएनए में होता है यूरेसिल। And the complementary of the strand are due to the nature of the nitrogenous base, and the base adenine always interacts with the thymine। और जो हमारे बेस होते हैं वो हमेशा एडेनिन क्या है, थाइमिन से ही करेगा, या थाइमिन एडेनिन के ही साथ जुड़ेगा। एंड ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड वायर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड साइटोसिन, और ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। एंड इंटरेक्ट्स विद ग्वानिन विद साइटोसिन, और जो साइटोसिन है वो ग्वानिन से ही हमेशा जुड़ेगी, ऑलवेज मतलब हमेशा, या ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगी, और वो किसके द्वारा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ेगी। एंड द शेप ऑफ हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाइड्रोफिक इंटरेक्शन बिटवीन द बेस। और जो शेप होता है हेलिक्स का वो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ही होता है, दोनों बेस और उनके जो बीच में बेसिस जुड़े होते हैं। फिर द डायमीटर ऑफ डबल हेलिक्स इज 2 नैनोमीटर। डायमीटर कितनी होती है, 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम। एंड द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रिपीट्स एट इंटरवल ऑफ 3.4 नैनोमीटर विच करस्पॉन्ड टू 10 बेस पेयर। इसमें जो 3 नैनोमीटर होते हैं, 30 एंगस्ट्रॉम होते हैं, पूरा टर्न उसमें होता है एक, तो जो टर्न पूरा एक होता है डीएनए का वो 3.4 नैनोमीटर कर लें या 34 एंगस्ट्रॉम कर लें। और उसमें एक टर्न में कितने होते हैं, 10 बेस होते हैं डीएनए में। और वो बेस कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ये जो बेस हैं वो कितने होंगे, 10 होंगे एक टर्न में, जब एक डीएनए जब एक पूरा टर्न कंप्लीट करता है। तो डीएनए के फिर प्रकार पे आते हैं कि, तो इसके डीएनए के मुख्यतः कितने होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। इस प्रकार के डीएनए का कुंडलित रज्जुक लव स्ट्रैंड छोटा होता है। इसका जो होता है हेलिक्स, जो इसका जो स्ट्रैंड होता है इस प्रकार के ए डीएनए का वो छोटा होता है हेलिक्स, तथा एक गहरे बड़े व छोटे उथले खांच युक्त होता है। तथा जो दूसरा होता है वो
उसमें क्या होता है, गहरे बड़े तथा छोटे उथले खांचे होते हैं। जैसे जो हमने बताया था डबल हेलिक्स में मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव, तो इसमें ये उसमें डिफरेंट होता है। इन दोनों खांचों की गहराई समान होती है, इसमें समान होती है। लेकिन जो हमारा डबल स्ट्रैंड है जो डीएनए की उसमें बात की थी, उसमें क्या था, एक मेजर था एक माइनर था। एंड ए डीएनए वामाव्रत कुंडलित होता है, जिसमें प्रत्येक कुंडल में 10.9/11 क्षार युग्म पाए जाते हैं। इसमें 11 क्षार युग्म पाए जाते हैं एक में, और उसमें कितने थे, 10 थे। तथा क्षार कुंडलन का मुख्य अक्ष से 130 दूरी पर होते हैं। इसमें 13 mm की दूरी पर होते हैं। इसमें बी डीएनए, इस प्रकार के डीएनए का कुंडलित स्ट्रैंड पतला तथा व लंबा होता है, और इसमें एक खांच गहरी तथा दूसरी उथली होती है। इसमें तो मेजर और माइनर ग्रुप होती है खांच, जिसको हम मेजर और माइनर ग्रुप बोलते हैं। बी डीएनए वामाव्रत कुंडलित होता है, इसमें प्रत्येक कुंडलन में 10.9 से 11 क्षार युग्म पाए जाते हैं, तथा क्षार का कुंडलन की मुख्यतः अक्ष से 20 दूरी पर होते हैं, 20 डिग्री एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होते हैं। इसमें 13 डिग्री एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होते हैं। फिर आता है जेड डीएनए, लास्ट हमारा जो है वो है जेड डीएनए। जेड डीएनए ही क्या होता है, इसमें एक आता है क्वेश्चन कि विच फॉर्म ऑफ डीएनए इज जिगजैग फॉर्म, कि कौन सी फॉर्म होती है डीएनए की जो जिगजैग फॉर्म में होता है। वो जेड डीएनए जो होता है वो जिगजैग फॉर्म में ही होता है। इस प्रकार के डीएनए का कुंडलित स्ट्रैंड पतला लंबा तथा एक दूसरी खांच के युक्त होता है, और जेड डीएनए दक्षिणावर्त कुंडलित होते हैं, और इसमें प्रत्येक कुंडलन में 12 क्षार होते हैं। इसमें 12 होते हैं, उनमें 11 थे ए और बी में, और जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो था उसमें कितने थे, 10 थे पाए जाते हैं। और ये टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देने के कारण इसे जेड डीएनए कहते हैं, और ये टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है इसलिए जेड डीएनए कहते हैं, और इसी में क्या होती है, जिगजैग फॉर्म होती है। तो ये सब भी होगा हमारे डीएनए की फॉर्म। तो आज के लेक्चर में हमने डीएनए की संरचना पढ़ी कि कौन कौन सी इसकी डीएनए की भौतिक और केमिकल संरचना के बारे में पढ़ा, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा, इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ा, और डीएनए की टाइप्स पढ़े। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।